अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं फिज़ा फ़हीम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। मार्केट की कुछ सूरत हाल हमें अच्छी नहीं लग रही, तो हमने सोचा ज़फ़र मोदी के पास आए, इनसे जाने क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से मार्केट ने दोबारा से नेगेटिविटी कह लेके परसू की है। आइए जानते हैं सर से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आज मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, प्लस ये कि नेगेटिव भी गई है मार्केट, तो क्या वजूहात देखते हैं? देखिए, वॉल्यूम नहीं होने का एक ही वजह है कि लिक्विडिटी क्रंच है। अब तो यहाँ तक खबरें आ रही हैं कि प्रॉपर्टीज़ में जो बूम चल रहा था, प्रॉपर्टीज़ में कंस्ट्रक्शन साइकिल जो चल रहा था, उसमें भी टाइटनिंग हुई है। और उसकी सबसे बड़ी वजह मैं बार बार कहता हूँ कि आपकी इकोनॉमी 70-80% ब्लैक पैसे पर थी। आपने उसको जब सख्तियाँ की तो वो पैसा गायब हो गया है, कैपिटल मार्केट से भी गायब हुआ है, फंड मैनेजर के पास भी से भी हट गया है, और अब तो कंस्ट्रक्शन में भी मुश्किल आ गई है। सर, रशिया और यूक्रेन के मामला जो हैं वो टेबल पे बैठ के हल हो गए, तो उस हिसाब से सब कह रहे थे कि मार्केट यहाँ पर PSX में भी इम्पैक्ट आएगा पॉजिटिव, लेकिन ऐसा तो कुछ भी देखने को नहीं मिला। देखिए, वो जो न्यूज़ थी वो मैंने खुद भी कहा कि भाई इतनी अच्छी न्यूज़ आने के बावजूद यूक्रेन का भी, PDM का भी, कि भाई वो अभी लगता नहीं है कि उनका मार्च सक्सेसफुल होगा। डॉलर रुपये की पैरिटी भी स्टेबल, इंटरेस्ट रेट का भी गवर्नमेंट ने मॉनेटरी पॉलिसी में ऐसी सख्तियाँ नहीं दिखाई कि जल्दी जल्दी क्या हो। तो ये सब अच्छी खबरें थी, लेकिन मार्केट में मनी मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड। अगर आपके कैश इंजेक्ट ही नहीं हो रहा है, इंजेक्शन ही नहीं है उसका कैश का, तो फिर वो मार्केटें चलती नहीं है। आप उसको आधे प्राइस पर भी आज 2 लाख रुपए का टन इस वक्त लोहा है, स्टील है, उसको लाख रुपए भी कर दें, अगर कंस्ट्रक्शन साइकिल बंद हो जाएगा तो बाहर कोई नहीं होगा। वही आप देख रहे हो कि सीमेंट की भी अब स्लोली डाउन आ रहा है, डिमांड कम हो रही है। तो ये सब शो कर रहा है कि लिक्विडिटी क्रंच जो है तमाम एरिया में पाकिस्तान के अंदर एक जहर की तरह फैल गई है। सर, मैं आपके पास ये अगला क्वेश्चन करने वाली थी कि सीमेंट सेक्टर की देखी जा रही है कि वो बहुत सब उम्मीद थी कि बढ़ेगा और यहाँ पे इन्वेस्टर्स को आना चाहिए एंड सो ऑन, तो अब क्या इम्पैक्ट देखते हैं कि इसमें ज़ाहिर है अब कमी आ रही है ना सीमेंट सेक्टर में, आप कुछ इस हवाले से बताइए। देखिए, साइन ऑफ द टाइम्स है कि आप किसी को भी पुश कर रहे हैं एक सेक्टर को, एक एरिया को ही, तो वो जब तक उसके अंदर लोगों का इंटरेस्ट रहेगा तो उससे एसोसिएटेड जो इंडस्ट्रियां हैं वो कमाएंगी। लेकिन जैसे ही उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो वो कुछ भी आप कर लो, वो कमा नहीं सकती। वही आप सीमेंट सेक्टर में देखें कि जब कंस्ट्रक्शंस का वो जो लेवल है वो अगर कम होता है तो ज़ाहिर है सीमेंट की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ बिल्डिंग या मेकिंग अ हाउस और वो इतनी हाई हो गई है कि वो अब प्रॉपर्टी की जो प्राइस है उसके करीब करीब पहुंच गई है कि अगर 2 करोड़ रुपए का कोई प्लॉट ले रहा है तो उसमें करोड़ रुपए की पहले वो हो जाती थी कंस्ट्रक्शन। अब 2 करोड़ का कोई प्लॉट ले रहा है तो 2.25-2 करोड़ ही लग जाते हैं उसके कंस्ट्रक्शन के, तो वो फीजेबल नहीं रह रहा है लोगों के लिए, और वही वजह है कि सीमेंट की डिमांड थोड़ी कम हो रही है। अच्छा सर, आपने हाउसिंग स्कीम के हवाले से बात की, तो देखा जा रहा है इसका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और PM साहब भी जो है इस पर ज़्यादा फोकस्ड हैं, तो क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है हमारी मार्केट में, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो हैं इसके यहाँ इन्वेस्ट करने के बजाय वहाँ इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा रुझान देख रहे हैं? बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि आप एक सेक्टर को प्रमोट करें तो वो जाहिर है उसके बाद बाकी जो सेक्टर एरियाज़ होते हैं उधर वो डिमोट होता है। तो जब ये प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ एमनेस्टी दे रहे हैं, वहाँ पर नो क्वेश्चन आस्क दे रहे हैं, वहाँ पर बैंकों को भी आगे पुश कर रहे हैं कि वो आगे पैसे लगा प्राइवेट सेक्टर में आगे करें, क्रेडिट लाइन दें उनको, तो ये सब ने जो क्रेडिट लाइन जहाँ मिलनी चाहिए थी कैपिटल मार्केट को, दूसरी मार्केट्स को, उधर कमी हो गई है। तो ये एक एरिया को आप ब्लू वाइट बॉय चलाएं और उधर हर फैसिलिटेशन करें, हर किस्म के मराद दें, और तो दूसरा एरिया तो ख़राब होगा ही होगा। अच्छा सर, आपने कराची के हवाले से स्पेशली बात करते हैं, तो यहाँ पे आपने देखा कि कराची को कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी, बिकॉज यहाँ पे सब अर्न करने आते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं जनरली आपसे पूछूं तो कराची के क्या हालात देखते हैं आप मज़ीद अगले 5 सालों में? मुझे तो अब ये रीढ़ की हड्डी लगती ही नहीं है। मुझे तो लगता है रीढ़ की हड्डी टूट गई है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल है, जो अभी कल जो इंसिडेंट हुआ है लॉ एंड ऑर्डर का,
कि भाई वो कॉजवे, कोरंगी कॉजवे पर दोनों तरफ से डाकुओं ने लूट मार की, कोई 100 फैमिलियों को लूटा, 100 गाड़ियों को लूटा। तो ये दिखा रहा है कि ये सिटी जो है ये मांग रहा है अब गवर्नर राज, ये मांग रहा है अब कि भाई इसको किसी तरह बचाना है तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सही करो, रेंजर्स और पुलिस को अलर्ट करो, कैमरेज लगाओ, अपना सीवरेज का सिस्टम सही करो, पानी दो, इलेक्ट्रिसिटी में अब जैसे ही गर्मी आएंगी तो परेशानी होगी, गैस आने लगेगी तो इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी आती है सर्दियों में तो गैस बंद हो जाती। तो ये पूरा सिटी जो है ये रीढ़ की हड्डी, इसको अगर रिपेयर करना है तो अच्छा डॉक्टर गवर्नर राज ही होगा। सर जनरली स्पीकिंग अगर हम देखें ओवरऑल तो पाकिस्तान में तकरीबन हर जगह ही जो है ना लोग खुशहाल हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें नज़र आती है, सफाई नज़र आती है, हमें नज़र आता है कि हाँ यहाँ पे बिजली है, हमें नज़र आता है कि हाँ यहाँ पे पूरा प्रॉपर सिस्टम है। लेकिन जब हम बात करते हैं कराची शहर की, तो कराची शहर जो है ना कहने के बद से बदतर ही होता जा रहा है। तो क्या आप देखते हैं, कोई उम्मीदें हैं, कौन इसका जिम्मेदार है कि कराची को बेहतर से बेहतर बनाए एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद, लाहौर कह लें सर, तो कराची तो बहुत ही डाउन हो गया, ऐसा लगता है बस ख़त्म है कराची। देखिए मेरा एक बिजनेस ग्रुप वाला जो सिराज कासिम तेली थे, मरहूम मेरा दोस्त है, अच्छा, तो वो जो है बड़ी अच्छी बात कहता था कि कराची को कोई ओन नहीं कर रहा है, लाहौर को लाहौर की चीफ मिनिस्टर ओन करता है, कराची का ये है कि कोई इसका हाथ पकड़ने को तैयार नहीं है। पेशावर को उधर के जो प्रोविंशियल है वो कर रहे हैं, कोयटा को भी इवन बलोच ट्राइब्स, पठान ट्राइब्स ओन करते हैं, उसको क्लीन करने की कोशिश करते हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सही करने की कोशिश है। कराची को कोई ओन नहीं करता है, तो ना ओन करने की वजह से आज देखें कि जिना हॉस्पिटल जैसा बड़ा हॉस्पिटल, उसमें भी आज स्ट्राइक हो गई है क्योंकि कल उनके ऊपर कोई अटैक हुआ डॉक्टर्स पर। तो ये शो करता है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बैठ गया है, डॉक्टर्स और पेशेंट्स में झगड़े पैसों के लिए, फिर भूख बढ़ रही है, फिर आप देखो गदागरी, फिर छोटी मोटी चोरियाँ, फिर यहाँ पर लोहा अगर कहीं पर बाहर पड़ा हो या कोई एक्स्ट्रा तार पड़ा हो तो वो भी उठाते हैं। आप ये देखिए कि वो जो चर्च के जो आवाम है, 10 लाख मेरे ख्याल में कराची में एडिक्ट हैं चर्च के, वो कोई किस्म का गटर का लोहा या किसी की बाड़ लगी हो उसका लोहा चोरी करने में 15 मिनट लगाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सर, और वही है कि कोई पुरसादे हाल नहीं है कराची का, जो हो रहा है होने दो, वोट भी हम देते हैं, वोट भी हमसे लेते हैं, लेकिन हमें रिटर्न नहीं मिलता सैडली। लेकिन सर अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, अगर हम ऑयल प्राइस की बात करें तो लोकल कंपनीज हमारी जो है वो ड्रिलिंग पे स्पेंड कर रही थी और वो कर रही थी, लेकिन इंटरनेशनली जैसे ही ऑयल प्राइस बढ़े तो इन्होंने रोक दी। तो इसका क्या इम्पैक्ट है सर? किसका वापस कहें? ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो ऊपर से ऊपर जा रही हैं, तो लोकल मार्केट जो है, लोकल कंपनीज हमारी यहाँ पे ड्रिलिंग कर रही थी लेकिन उन्होंने रोक दी, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई इम्पैक्ट नहीं है, और ड्रिलिंग रोक इसलिए दी है कि उधर कुछ है ही नहीं। मैं आपको कई हफ्तों से बोल रहा हूँ कि OGDC ने पिछले 10 साल में कोई नई डिस्कवरी नहीं की है। एक जो हुकूमत आई थी तो एक ऑफशोर के लिए बातें हुई थी, एक्जॉन आई थी, एक्जॉन के सुपीरियर जो मेन लोग होते हैं वो खुद कहते हैं कि हमारी स्ट्राइक रेट 1:100 है, यानी 100 वो अगर कहीं जगह ढूंढते हैं तो एक में निकलता है। फिर दूसरा ये होता है कि ड्रिलिंग वाले अगर वो उनको नज़र आता है कि 10 एक हाइपोथेटिकल 10,000 फीट नीचे है तो वो फीजेबल ही नहीं रहता, क्योंकि उनको अगर वो 5,000 फीट पर मिलता है तो फीजेबल रहता है उसको निकालना, नहीं तो वो फ़ायदेमंद रहता ही नहीं है। अब हम एक ही चीज़ पर अगर है तो वो हमारे लिए कि थर्मल में जो कोल है वो हमको संभाले तो संभाले बस। तो सर रिफाइनरी सेक्टर को हम फिर इस वक्त किस तरह से देखें, क्या हमें उस तरफ जाना चाहिए फॉर द इन्वेस्टमेंट मैटर? देखिए अब तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि हर चीज़ में नयापन आया। पहले रिफाइनरी के शेयर जिनके पास होते थे वो बड़े स्ट्रॉन्ग हाथों में होते थे, अब जब से ये रिफाइनरियों के मसले, ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन वालों के मसले, ऑयल फील्ड के मसले, उसको स्टोर करने के मसले, तो ये सब चीज़ों ने एक किस्म का ये पूरा एनर्जी सेक्टर पर एक सवालिया निशान मार दिया है। सर अभी की रीसेंट न्यूज़ है कि PM साहब जो है मज़ीद 2 पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स जो हैं ये शुरू करने को हैं,
तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि इज दैट गुड फॉर अस और नॉट? कुछ भी करें, कोई चीज़ भी करें क्योंकि अभी ये मसले बढ़ रहे हैं। आप देखें, जो अभी आपने कहा ना कि मैं दूसरे सब्जेक्ट पर जाते हैं, 243 जो यहाँ पर था उसमें इमरान खान साहब खुद कराची से खड़े हुए थे। तो कराची से जब खड़े हुए तो मैंने उधर जाकर, मेरा वोट वहीं था, मैंने इमरान खान साहब को दिया और मैंने सोचा कि ये रिप्रेजेंट करेंगे अब कराची को, इधर से ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। फिर उन्होंने वो मियाँ वाली का गाना गा दिया। अब वो जो है, और इधर के उसमें मैंने जो लोकल में डॉल्फिन को दिया था, पीएसपी को, तो वो तो ब्लाइंड डॉल्फिन निकली, इंडस की नहीं, जो बेचारी मर रही हैं, एक वो सीट भी नहीं ली। तो ये जो है, जो भी ये प्रोजेक्ट्स लेकर आएँ वो कॉन्सेंट्रेट करें कि किसी तरह हमारा एनर्जी सेक्टर को बहाल करें। ये जितने भी हैं, ये फीता काटने वाला काम ना हो, कुछ काम नज़र भी आए। बिल्कुल सर। सर आई डोंट नो वेदर टू आस्क यू और नॉट, लेकिन हमारे पास कमेंट सेक्शन में आए थे कि आप जो है वो सपोर्टर हैं पीपीपी के। तो अभी आपने बोला कि आपने इमरान खान को वोट दिया था, तो इससे तो नज़र यही आता है बज़ाहिर कि यू वांट बेटरमेंट कराची में स्पेशली, तो इस बारे में भी थोड़ा कमेंट कीजिएगा सर। देखिए, हम लोग जो होते हैं ना बिजनेस में, पर्टिकुलर में हम लोग देखते हैं कि शहर के लिए, प्रोविंस के लिए और फिर मुल्क के लिए कौन अच्छा है। तो जब देखते हैं कि भाई पीपी से काम नहीं हुआ तो हम फ़ौरन, हमारा ऐसा नहीं होता कि भाई इसी से मोहब्बत करनी और वो गधा गाड़ी पर बैठ कर जिए भुट्टो की आवाज़ लगानी। हम लोगों को ये होता है कि भाई आप बिजनेसेस कैसे प्रमोट करोगे, आप इकोनॉमी को कैसे प्रमोट करोगे, आप ये करप्शन को कैसे कम करोगे। अब ये स्विस अकाउंट की नई आई है, इसमें आप देखिएगा कि थोड़े दिन बाद हमारे मुसलमान प्यारे मुसलमान भाई वो भी निकलेंगे, अपना पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस निकलेंगे, बैंकर्स निकलेंगे। तो ये सब देखते हुए उस टाइम का चॉइस जो थी 2018 में, वो इमरान खान की बेहतर थी कि भाई करप्ट नहीं है। लेकिन करप्शन, फिर बाद में पता चला कि पाकिस्तान का मेन मसला करप्शन नहीं है, इनकम्पिटेंस है। इनकम्पिटेंस हुकूमत जो है ना, वो करप्ट हुकूमत से वर्स्ट है। तो सर आपकी नज़र में करप्शन जो है ज़्यादा doesn't matter, लेकिन it matters but the thing is that कि आप करप्शन का, हम समझ रहे थे मेन इवेंट है, यानी जो कहते हैं ना हेडलाइनिंग बैंड है, वो बैंड हेडलाइनिंग बैंड नहीं निकला, वो सपोर्टिंग बैंड आप कह सकते हो। एक कॉन्सर्ट हो रहा है तो सपोर्टिंग एक्ट, जो मेन इस हुकूमत में हमने जो इनकम्पिटेंस देखी है उसकी वजह से परेशानी है। देखिए, अभी तक कोई भी वज़ीर ख़जाना कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट नहीं कर सका, कोई भी डॉलर रुपये की पैरिटी को स्टेबल नहीं कर सक रहा है, कोई भी इंटरेस्ट रेट को यहाँ नहीं रोक सक रहा है, कोई भी ऐसा फंक्शन या ऐसा चीज़ नहीं है जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़े और जीडीपी बढ़े। तो ये सब चीज़ें तो नज़र आ रही है ना सामने। Thank you sir for your precious No problem. time. I hope you all have enjoyed our today's session. मैंने तो बहुत enjoy किया। मिलते हैं अगले सेशन में इंशाल्लाह मज़ीद चटपटी खबरों के साथ, ओपिनियंस के साथ। Till then keep watching Pakistan Stock Market Updates. This is Fizza Fahim signing off. Allah Hafiz.